वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनजी 301 का लेक्चर नंबर 44 रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेकिंग अ प्रीलिमिनरी चॉइस ऑफ मेथोडोलॉजी। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका, वो आपने किस तरह से स्टार्ट करना है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब 3 कॉन्सेप्ट्स हैं मिलते जुलते, तो ठीक है, उनमें आपने फर्क रखना है। रिसर्च पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं? पर्सपेक्टिव का मतलब होता है किसी शख्स का किसी चीज के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो रिसर्च पर्सपेक्टिव ये होता है कि रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, रिसर्च की टाइप्स क्या होंगी नेक्स्ट नंबर पे, और थर्ड नंबर पे रिसर्च का मेथड क्या होगा। तो रिसर्च पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या आता है। इसमें 2 टाइप्स आती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव क्या होते हैं? डिराइव्स फ्रॉम अ पॉजिटिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी which holds that there is an objective reality that can be expressed numerically. क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है कि किसी साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ नेचर जो है वो कहती है कि क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है उसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो if a study uses language such as the following, it probably has used quantitative perspective, that is variable, controls, validity, reliability, hypothesis and statistically significant। मतलब कि अगर किसी स्टडी के अंदर ये चीजें आ रही हैं तो आपको इसकी पहचान ये रखनी है कि अगर ये चीजें उसमें शो हो रही हैं तो वो सारी क्वांटिटेटिव स्टडी है, हमारी क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव है रिसर्च का। अगर उसमें वेरिएबल आ रहे हैं, अगर उसमें वैलिडिटी या रिलायबिलिटी की बात हो रही है, अगर उसके अंदर हाइपोथेसिस गिवन है, हाइपोथेसिस हमारी स्टेटमेंट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल से मैंने आपको बताया था। ठीक है, या उसमें कोई स्टैटिकल टेबल या सिग्निफिकेंस जो है वो उसको शो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमारी आ जाती है क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव। इट एम्फसाइजेस phenomenological view in which reality inheres in the perceptions of individuals। परसेप्शन का मतलब होता है किसी शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में यही होता है कि किसी रियलिटी को हम किसी एक शख्स की राय के हिसाब से देखना। ठीक है, ये क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव होता है। अगर किसी स्टडी के अंदर नेचुरलिस्टिक फील्ड स्टडी या केस स्टडी या कॉन्टेक्स्ट सिचुएशनल जो होती हैं, इन चीजों का यूज किया गया हो तो वो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव होता है। ये आपके एमसीक्यूज के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये आपको 3 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव प्राइमरी, क्वांटिटेटिव प्राइमरी एंड क्वालिटेटिव फर्स्ट। ये क्या चीजें हैं कि एक हमारे पास ये हम लोग स्किप कर रहे, सॉरी। While some researchers seem chiefly concerned with the differences between the two approaches, मॉर्गन जो था उसने ये एक्सप्लेन किया था कि दोनों पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे एक फैक्टर को हम प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी के तौर पे यूज कर सकते हैं, और वन इज यूज्ड फर्स्ट, मतलब कि पहले को हम एक को पहले नंबर पे यूज कर सकते हैं, फिर जो बाकी रह गया उसको दूसरे नंबर पे। तो इस हिसाब से देखते हैं हम कि कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव प्राइमरी एंड क्वालिटेटिव फर्स्ट। प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहले जिसको यूज करना है हमने वो वाला। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव को पहले यूज करें और क्वालिटेटिव को बाद। रिसर्चर बिगन्स विद द क्वालिटेटिव अप्रोच एज द सेकेंडरी मेथड, मतलब के क्वालिटेटिव बाद में आ रहा है ना, तो क्वालिटेटिव को सेकेंडरी मेथड को यूज करते हैं, यूजिंग द क्वालिटेटिव डाटा एज अ बेसिस फॉर कलेक्शन एंड इंटरप्रेटिंग दी क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव यूज डेटा को वो किस तौर पे यूज करते हैं कि वो जो कलेक्ट करते हैं डेटा और उसको ट्रांसलेट करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के फॉर्म में। ठीक हो गया जी। क्वांटिटेटिव प्राइमरी एंड क्वांटिटेटिव फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर बिगन्स विद द क्वांटिटेटिव अप्रोच एज द प्राइमरी मेथड। इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच ही स्टार्टिंग में आ रही है, तो प्राइमरी मेथड के तौर पे इसको यूज करता है, यूजिंग क्वालिटेटिव फॉलो अप टू इवैल्यूएट एंड इंटरप्रेट द क्वांटिटेटिव रिजल्ट। उसमें क्या करता है कि क्वालिटेटिव का जो फॉलो अप है उसको इवैल्यूएट करता है और उसको यूज करता है क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स को ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक हो गया। क्वालिटेटिव प्राइमरी, क्वांटिटेटिव फर्स्ट। द रिसर्चर बिगन्स बाय कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव प्रीलिमिनरी डेटा। बिगन कहाँ से करता है कि क्वांटिटेटिव डेटा जो है उसे कलेक्ट करता है एज अ बेसिस फॉर कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द प्राइमरी क्वालिटेटिव डेटा। इसमें क्वांटिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव को ट्रांसलेट करने के लिए यूज करता है। डन हो गया। इसके बाद आता है क्वालिटेटिव प्राइमरी, क्वालिटेटिव फर्स्ट।
इसमें रिसर्चर जो है अपनी प्राइमरी क्वालिटेटिव डेटा को इससे स्टार्ट करता है, ठीक है, यूजिंग क्वांटिटेटिव फॉलोअप। ये ऊपर वाले का इसका ये उलट है, ठीक है, तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है इसका। क्वांटिटेटिव फॉलोअप को क्वालिटेटिव डेटा को ट्रांसलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इनको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अच्छे से याद करना है और एमसीक्यूज के भी हवाले से। इस चैप्टर में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन तो मस्ट है और एमसीक्यूज भी। लॉन्ग क्वेश्चन के इसके हवाले से मैं आपको बाद में एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो, क्योंकि आपको पता है फाइनल टर्म की तैयारी में बहुत टाइम चाहिए होता है इंसान को, तो अगर टाइम मिला तो मैं आपको लाजमी बना के दूंगी वीडियो। एंड मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक आपको दे दिया 43 लेक्चर के अंदर, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं हाईलाइटेड हैंडआउट्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं रिसर्च टाइप से। The term research type is used here to identify the general research approach. रिसर्च टाइप का मतलब होता है कि हमने एक रिसर्च को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। To simplify the discussion, they are divided into whether they tend to use quantitative and qualitative perspective. अब डिस्कशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जाता है कि डेटा को डिवाइड कर दिया जाता है कि उसे क्वांटिटेटिव अप्रोच में यूज करना है पहले या क्वालिटेटिव में, ठीक है। ऑल्दो देयर इज मच ओवरलैपिंग इन मैनी टाइप्स ऑफ डेटा एंड मैनी ऑफ द टाइप्स, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट रिसर्च की टाइप्स पढ़ लेते हैं। रिसर्च की टाइप्स में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट यूजेस द मेथड्स ओरिजिनली अप्लाइड इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। अब इसमें जो मेथड्स यूज होते हैं वो ज्यादातर फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के एक सैंपल सब्जेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसे रैंडमली एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर असाइनमेंट के तौर पे दे दिया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ओनली। अब जो ट्रीटमेंट जो होता है उस सैंपल का, तो उससे सिर्फ जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसको असाइन कर दिया जाता है। फिर दोनों जो ग्रुप्स होंगे 2 या 3 जितने भी ग्रुप्स में वो डिवाइड किया होगा सैंपल, तो वो अपनी अपनी रिसर्च के बाद उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में आ जाता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि it is the one that follows the general procedures of experimental research. इसमें जो जनरल प्रोसीजर होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, इस वाली रिसर्च के वो सारे जो हैं इसके अंदर यूज होते हैं विदाउट द यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप। बस इसमें ये नहीं होता कि इसमें जो कंट्रोल ग्रुप है उनका यूज नहीं किया जाता और रैंडम असाइनमेंट नहीं की जाती इसकी, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला आ जाता है हमारा कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। इसमें क्या होता है कि स्टडीज आर डिजाइन टू डिटरमाइन द पॉसिबल काजेज ऑफ फिनोमेना। स्टडीज जो होती हैं पॉसिबल जो भी एक अमल की जो काजेज होती हैं, जो भी वजह होती है किसी भी चीज की, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए इसे डिजाइन किया जाता है। समटाइम दी स्टडीज आर कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक हो गया। इसका सेकंड नेम ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि जी कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, ठीक हो गया। कोरिलेशनल रिसर्च। अब इसको क्यों डिजाइन किया जाता है, ताकि इसमें एनालाइज द रिलेशनशिप्स बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, दो से ज्यादा जो भी वेरिएबल प्रोवाइड किए गए हैं उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप जो है उन्हें एनालाइज किया जा सके। और ऑर्डिनरीली थ्रू द यूज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। इसमें ज्यादातर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है उनका यूज किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे कि नाम से शो हो रहा है हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है ज्यादातर एक फिनोमेना की, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज रिपोर्ट फ्रीक्वेंसीज एवरेजेस एंड परसेंटेजेस। इनमें ज्यादातर जो रिपोर्ट की जाती हैं वो फ्रीक्वेंसीज एवरेजेस और परसेंटेजेस को हम लोग ज्यादा स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप है evaluation research. Evaluation research makes statements about the merit or worth of educational programs, products and organization. evaluation research में क्या होता है कि किसी भी स्टडी प्रोग्राम के मेरिट या उसके वर्थ पे उसके किसी प्रोडक्ट या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है जजमेंट्स की जाती हैं। अगला टॉपिक हमारा है स्टडीज प्राइमरली क्वालिटेटिव इन नेचर। इसमें क्या हो जाता है हमारा कि हमारी रिसर्च के जो चीज हैं टाइप्स किस तरह की होती हैं क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले रिसर्च आ जाती है हमारी केस स्टडी रिसर्च। इट इज एन एम्पिरिकल इंक्वायरी दैट इन्वेस्टिगेट्स अ कंटेम्पररी फिनोमेना विदिन इट्स रियल लाइफ एक्सटेंट व्हेन द बाउंड्रीज बिटवीन फिनोमेना एंड कंटेक्स्ट आर नॉट क्लियरली एविडेंट। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी इंक्वायरी होती है ये जिसमें किसी ऐसे केस के ऊपर हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है जहाँ पे कंटेक्स्ट और जो फिनोमेना जो हो चुका है उसकी बाउंड्रीज के लिए कोई क्लियर एविडेंस ना हो। इसमें जो है मल्टीपल सोर्सेज यूज किए जाते हैं एविडेंस के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारी टाइप है एथनोग्राफिक रिसर्च। अब एथनोग्राफिक का क्या मतलब होता है,
एथनोग्राफी होती है, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन लोगों के या उनके कल्चर्स के बारे में। ठीक है जी। तो इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ केस studies because it uses the theories and methods of anthropology to study the culture of schools। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज़ है कि ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर्स की जो स्टडी है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी का नाम देते हैं। अब ये केस स्टडीज जो दूसरी हैं उनसे डिफरेंट है ये वाली रिसर्च, क्योंकि इसमें थ्योरीज और जो एंथ्रोपोलॉजी के मेथड्स हैं उसको यूज किया जाता है किसी भी कल्चर की के बारे में जानने के लिए। एक्शन रिसर्च के बारे में अब देख लेते हैं नेक्स्ट। Most action research documents deal with how an educational problem was identified, understood and solved by practitioners। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये डील करते हैं कि किस तरह एक एजुकेशनल प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी या किस तरह आइडेंटिफाई की गई थी, फिर उसको किस तरह से समझा गया, उसके बारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया गया, एंड देन लास्ट में उसके ऊपर प्रैक्टिस करने वालों ने किस तरह से उसका सोल्यूशन निकाला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड एट द टर्म इज यूज्ड हियर आर दी स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज्ड टू कलेक्ट डेटा विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक टेक्निक्स को यूज किया जाता है जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो 5 मेथड्स आर टिपिकली यूज्ड। पहला मेथड कौन सा है, टेस्ट एंड मेजरमेंट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको ज़हन में रख लें। रिसर्च मेथड के ये 5 टाइप्स आप लिखें, 5 नंबर का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ी सी बेसिक चीजें शॉर्ट ये तकरीबन। टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेड एंड मेजरमेंट्स में टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ चेंज। टेस्ट को क्या होता है कि टेस्ट एडमिनिस्टर किए जाते हैं और उसके बाद जो मेजरमेंट्स हैं उनको लिया जाता है ताकि किसी भी चीज़ के अंदर क्या चेंज आ सकता है उसको डिटरमाइन किया जा सके। इंटरव्यूज जो है कंडक्ट किए जाते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप्स में भी, ताकि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जाना जा सके एक टॉपिक के बारे में। ऑब्जर्वेशन है कि लोगों के क्या क्या हो रहा है आपके सराउंडिंग, उसको ऑब्जर्व करें आप, और इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं उनको आप ऑब्जर्व करते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि हम लोग गूगल या कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक तरह से ऑब्जर्वेशन होती है हमारी कि हम इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं या कोई भी शख्स क्या देख रहा है एक टाइम पे, तो वो लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। सर्वेज क्या होते हैं, सर्वेज में भी आप लोगों के ओपिनियंस के बारे में जानते हैं, उनके पर्सनल एटीट्यूड्स क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ये एक मेथड है रिसर्च का। ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट्स आर एनालाइज्ड टू एस्टैब्लिश द रिकॉर्ड। इनको एनालाइज किया जाता है ताकि रिकॉर्ड जो है उसको एस्टैब्लिश कर सकें। मेक प्रिलिमिनरी चॉइसेस। अब ये वाला जो प्रोसेस है इसमें क्या है कि सबसे पहले टाइप और मेथड क्या है हमारा रिसर्च का। एक्सपेरिमेंटल था तो उसमें टेस्ट जो है वो प्राइमरी जो है हमारा स्टेप होता है, इसमें मस्ट होता है एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन ये एडिशनल स्टेप्स होते हैं। ए का मतलब है एडिशनल, ठीक है, ये एडिशनल स्टेप है। क्वेसी में टेस्ट जो है हमारे वो प्राइमरी रिसर्च है और ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन एडिशनल स्टेप्स हैं, वो हमें एडिशनली करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। कैजुअल में इसी तरह कोरिलेशन में जहाँ जहाँ पे ए लिखा है ये उनके एडिशनल स्टेप है। फॉर एग्जांपल ये ए है इंटरव्यूज पे, तो डिस्क्रिप्टिव में एडिशनल स्टेप है, लेकिन यहाँ पे सर्वे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर ये प्राइमरी स्टेप है हमारा, ये हमने सबसे पहले करना है। डिस्क्रिप्शन में सर्वे हमने सबसे पहले करना है, बाकी स्टेप बाद में। ठीक हो गया। ये चीजें आप अपने माइंड में रखें। अब इसके बाद ये समरी है बोथ टाइप्स ऑफ रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च की। अगर आपको ऊपर समझ नहीं आई तो आप ये वाला टेबल देख सकते हैं, है सारा वही जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेट एंड स्टाइल क्या होता है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय द फॉलोइंग फॉर्मेट एंड स्टाइल एज स्पेसिफाइड बाय द डिपार्टमेंट। अब आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिक्वायर्ड है कि आप यही फॉर्मेट और स्टाइल जो है वो यूज करें। फॉन्ट आपका क्या हो, टाइम्स न्यू रोमन। चैप्टर हेडिंग आपकी 18 बोल्ड कैप्स लॉक, मतलब ऑल कैपिटल। ठीक हो गया। ये चीजें आपके एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। हेडिंग आपकी 14 बोल्ड कैप्स लॉक हो, सब हेडिंग आपकी बोल्ड हो लेकिन वो कैप्स लॉक ना हो, ठीक है, सिर्फ जस्ट वो स्टार्टिंग वाला एक लेटर आपको बड़ा, बाकी सारे सिंपल। डू नॉट इटैलिसाइज और अंडरलाइन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को आपने इटैलिसाइज नहीं करना, ना ही अंडरलाइन करना है। फिर टेक्स्ट आपका टेक्स्ट उसके बाद का आपका सब हेडिंग से बाद वाला 12 साइज हो उसका। पेपर क्वालिटी आपकी ऑफ सेट पेपर 90 ग्राम हो। ठीक हो गया। पेपर का साइज आपका क्या हो, A4 मतलब 213 mm मल्टीप्लाइड बाय 275 mm। स्पेसिंग आपकी डबल हो। पैराग्राफिंग इंडेंटेड एंड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स, स्पेस होनी चाहिए पैराग्राफ्स के अंदर।
बाइंडिंग क्या है, एवेल्युएशन कॉपी की आपकी बाइंडिंग जो है वो स्पिरल बाइंडिंग होनी चाहिए। स्पिरल जैसे आपने कोई रजिस्टर देखा हो उसके ऊपर स्प्रिंग वाली जो होती है वो बाइंडिंग होती है, ठीक है, वो स्प्रिंग जो है उसे हम स्पिरल बाइंडिंग कहते हैं। फाइनल कॉपी हार्ड बाउंड कवर्ड विद क्लॉथ। कलर ऑफ बाइंडिंग जो है वो डार्क ब्लैक हो। उसकी स्पाइन क्या हो, टू कंटेन द स्टूडेंट्स नेम, टाइटल ऑफ द थीसिस, लेवल एंड ईयर। स्पाइन में स्टूडेंट का नाम हो, टाइटल हो थीसिस का, और लेवल और ईयर हो, स्टूडेंट का कौन सा ईयर है, क्या लेवल उसके स्टडी का लेवल है। ओके हो गया। साइटेशन मैनुअल, एपीए, मार्जिन उसके ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक हो गया। फॉन्ट, टाइम जोन, वही चीजें, ठीक हो गया। ये उसका उन्होंने एक मॉडल दे दिया यहाँ पे। टेक्स्ट क्या हो, इनर टाइटल वुड बी द सेम, उसका इनर टाइटल सेम टू सेम होना चाहिए जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया है। फर्स्ट नंबर पे उस पर स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन हो, लाइक सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द, ये यहाँ पे आपने अपना लिखना है रिसर्च का नेम एट द डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी डिपार्टमेंट का नेम है यहाँ पे वो लिखना है। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी या जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है उसका नाम लिखना है। ओके हो गया। सेकंड नंबर पे सुपरवाइजर का नेम, थर्ड नंबर पे मंथ और ईयर मतलब कि डेट। फिर उसके बाद इसे वही चीजें दोबारा बताई हुई हैं कि आपका फोंट का साइज, फोंट क्या हो, साइज क्या हो, ये सारी चीजें वही हैं। अलाइनमेंट कैसी हो आपकी, जस्टिफाइड हो मतलब दरमियान में हो, ठीक है। स्पेसिंग डबल होनी चाहिए। पैराफ्रेजिंग आइदर इंडेंट और डोंट बट कंसिस्टेंट हो, इंडेंट हो या ना हो लेकिन कंसिस्टेंट लाजमी हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइज कैसे करना है आपने थीसिस को, रिसर्च थीसिस प्रोबेबली इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या आना चाहिए, टाइटल पेज, इनर टाइटल, अब्स्ट्रैक्ट 2 पेजेस पे होना चाहिए। एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट हो, डेडिकेशन या एक्नॉलेजमेंट है, ये ऑप्शनल है, ये आप पार्ट छोड़ भी सकते हैं अगर आपको जरूरत नहीं है। कंटेंट लिस्ट हो, उसके बाद आपके चैप्टर्स हों, 5 चैप्टर होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, प्रोसीजर ऑफ द स्टडी, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन, ये पिछले लेक्चर में हमने आई थिंक पढ़े हैं। बाइब्लियोग्राफी और अपेंडिक्सेस इफ एनी। प्रीलिम्स विल बी नंबर्ड इन रोमन न्यूमरल्स। प्रीलिम्स होते हैं इनर टाइटल या कंटेंट लिस्ट जो है रोमन न्यूमरल, जो फॉर एग्जांपल ये वाली जो है हमारी रोमन न्यूमरल लिस्ट है, तो आपने इसको यूज करना है। अरेबिक न्यूमरल्स विल बिगिन फ्रॉम चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 जो है यहाँ पे आपने यहाँ से अरेबिक न्यूमरल जो हमारे 1 to 3 वाली जो है काउंटिंग, ये वाली आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। डन हो गया जी। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।